नमस्कार दोस्तों। देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो कहाँ जाएगा, उसकी दशा और दिशा और भविष्य क्या होंगे। आज 3 घंटे का चक्का जाम था और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ कह रही हैं। सवाल ये है कि आज की तारीख में पूरा आंदोलन एक चेहरे पर आकर टिक गया है, राकेश टिकैत के। क्या राकेश टिकैत ही आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेंगे या वो लोग जो आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं, वो 10-12 चेहरे जो रोज़ टीवी पर दिखाई पड़ते थे, वो 40 संगठन जो इस आंदोलन की शुरुआत में हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा हुए, वो सब आगे चलेंगे। इसको समझने, जानने और इस आंदोलन के नतीजे का अनुमान लगाने के लिए हमको आज़ाद हिंदुस्तान के बाकी आंदोलनों को भी समझना चाहिए। इसलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन आंदोलनों के सपनों को, उनके सिद्धांतों को और वो जिन नतीजों तक पहुँचे, अगर उनको हम समझेंगे तो आज की तारीख में जो चल रहा है और कल जो कुछ भी होगा उसका एक अनुमान हम लगा सकते हैं। इस देश में 1977 में एक बदलाव आया और वो बदलाव था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वो सरकार गिर गई या उखाड़ कर फेंक दी गई। नई सरकार आई जनता पार्टी की और यह मुमकिन हुआ था जयप्रकाश आंदोलन से। जेपी आंदोलन जो 1974 में शुरू हुआ भ्रष्टाचार के आधार पर। बिहार में गफूर मियाँ जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको हटाने की मांग शुरू हुई। इंदिरा गांधी जो यहाँ प्रधानमंत्री थीं, वो सुनने को तैयार नहीं थीं। आंदोलन शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ और धीरे धीरे वो देश भर में फैलता चला गया और जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति में बदल गया। उस क्रांति का नतीजा था जनता पार्टी का सत्ता में आना, कांग्रेस का जाना। लेकिन जनता पार्टी जो इंदिरा गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार की बुनियाद पर एक ऐसा समाज गढ़ने के सिद्धांत के साथ आई जिसमें सामाजिक न्याय हो, समता हो, मर्दों और स्त्रियों के बीच बराबरी हो, जाति विहीन समाज हो, वह सरकार सत्ता की भूख जो नेताओं की थी, साठ गांठ और साजिश का शिकार हो गई। इसके 12 साल बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में एक आंदोलन खड़ा हुआ, शुद्ध राजनीतिक था। जयप्रकाश का तो किसी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता नाता नहीं था उस समय जब आंदोलन में थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो आंदोलन था वो राजनीति से प्रेरित था, राजनीतिक था। राजीव गांधी के खिलाफ था, भ्रष्टाचार को लेकर था। तमाम दल और देश के लोग खड़ा हुए, सरकार बदल गई। 1984 में राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ आए थे, 400 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में मिली थीं। वो पार्टी 5 साल के भीतर सत्ता से बेदखल हो गई और विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में एक साझा सरकार बनी। लेकिन यह सरकार भी सत्ता की बंदरबाट में स्वाहा हो गई। असमय सरकार की मौत हो गई। इस एक और सरकार पैदा हुई चंद्रशेखर की और वो भी 4 महीने चली। इसके बाद 2011 में अगस्त महीने में एक क्रांति हुई, उसका नाम अगस्त क्रांति कहा जाता है, अन्ना हजारे की अगुवाई में। देश की आज़ादी का आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसकी जो सबसे बड़ी तारीख थी वो 8 अगस्त थी। अगस्त क्रांति से इस क्रांति को जोड़ा गया क्योंकि बदलाव की भूख लोगों में थी, बहुत उम्मीद थी और समूचा देश अन्ना हजारे की अगुवाई में परिवर्तन के लिए आंदोलित था। देश भर में जन सैलाब दिखाई पड़ता था। तिरंगे जो आज की तारीख में किसानों के हाथ में दिख रहे हैं, वह तिरंगा समूचे देश में आज से कहीं ज़्यादा दिखता था। लोग सड़कों पे थे, उम्मीदों से भरे हुए थे। लेकिन उसका नतीजा ये है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ गई और वो मुख्यमंत्री बन गए। उस समूचे आंदोलन का लबो लुबाब यही है। अब सवाल यह है कि आज़ादी के बाद जितने भी आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का नतीजा इस तरीके से क्यों हुआ? आंदोलन क्यों होते हैं, यह जानना भी ज़रूरी है। उसके 3 तत्व हैं, एलिमेंट्स जिनको कहते हैं। एक, असंतोष कि ये जो कानून है, यह जो सरकार है, यह जो सामाजिक व्यवस्था है, ये ठीक नहीं है। दूसरा, उम्मीद कि इसको बदल सकते हैं, बदलने के लिए समय ठीक है, जन समर्थन ठीक है और लोग इस मिजाज में आ गए हैं। और तीसरा जो बहुत ज़रूरी होता है वो परिवर्तन।
और परिवर्तन के बाद एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, और वो एलिमेंट होता है फ्यूचर प्लानिंग, यानी आगे क्या। और यह तीनों आंदोलन अपने फ्यूचर प्लान को लेकर के बहुत संगठित नहीं थे, क्योंकि यह संगठन के जरिए नहीं चल रहे थे। जयप्रकाश के आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग लामबंद हुए, उससे पैदा हुई राजनीति और सत्ता में वो लोग आए जिन्होंने भ्रष्टाचार को हवा दी, सामाजिक न्याय के नाम पर जाति आधारित राजनीति की और एक बहुत ही डरावनी व्यवस्था खड़ा की। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जो लोग भी थे, वो लोग सत्ता के बंदरबाट में आपस में इस तरीके से लड़े खपे कि उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। अब अन्ना हजारे के साथ भी ऐसा हुआ। अन्ना के पास सांगठनिक ढांचा नहीं था और फ्यूचर प्लान नहीं था। मैं जो कह रहा हूं ये बात सैद्धांतिक वैचारिक है, समझने में हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, लेकिन लगाइए, इसको जानना थोड़ा समझना ज़रूरी है। इन आंदोलनों के असमय मौत का कारण ये था कि सभी आंदोलन बहुत मजबूत संगठन और भविष्य की दशा और दिशा को लेकर नहीं चल रहे थे। यह बात गांधी के आंदोलन के साथ नहीं थी। गांधी ने कांग्रेस जैसे संगठन को लोगों के साथ जोड़ा। उनके पास एक सिद्धांत था, एक दर्शन था, एक दृष्टि थी, और जो जन सैलाब उनके साथ चल रहा था, उस जन सैलाब को वो आज़ादी तक लेकर के आ गए। लेकिन आज़ादी के बाद जो भी जन आंदोलन खड़ा हुए, वो अपने सवाल के साथ तो ठीक थे, लेकिन नीति और भविष्य इन दोनों को लेकर के अनिश्चित थे। अब वो तात्कालिक प्रश्न, जैसे मैंने कहा भूख तात्कालिक प्रश्न है, लेकिन रोटी सवाल है। भूख मेरी अभी की जरूरत है, आपने खाना दिया, मेरी भूख मिट गई, लेकिन रोटी प्रश्न है। और रोटी के प्रश्न को लेकर के जब मैं सोचना शुरू करता हूं तो फिर सिद्धांत खड़ा होते हैं, और फिर लोग जुड़ते हैं, फिर संगठन आता है, और फिर आगे मैं बदलाव की तरफ जाता हूं। वो बदलाव उस सिद्धांत संगठन के जरिए आगे चलता है। सिद्धांत मूल है और भविष्य की जो नीतियां हैं वो जरूरी है। जो लोग आते हैं वो संगठन के होते हैं, सिद्धांत उनको साँचता है और वो फिर आगे बढ़ते रहते हैं। लोग बदलते हैं, सिद्धांत संगठन आगे रहते हैं, स्थायी हैं। देश में जितने भी आंदोलन रहे, जन आंदोलन, जिन्होंने सत्ता में बदलाव किया और असामयिक मौत का शिकार हुए, उनके साथ संकट यही था कि वो तात्कालिक ज़रूरतों के साथ थे, वो मूल प्रश्न के साथ नहीं थे, मूल चिंता लेकर नहीं चल रहे थे। इसलिए भविष्य की नीति उनके पास नहीं थी। आज जो आंदोलन किसानों का है वो कहाँ खड़ा है? वो इस बात पर खड़ा है कि आप तीनों कानून, कृषि कानून रद्द कर दीजिए। विकल्प नहीं है, चर्चा करेंगे। अगर आपके पास विकल्प नहीं है, चर्चा करेंगे, तो देश जो किसानों से भरा हुआ है, कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ी आबादी, देश की सबसे बड़ी आबादी खेती के जरिए अपना पेट चलाती है, परिवार चलाती है। उसके लिए अगर आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, और सरकार से आप कहते हैं कि आप अपनी कृषि नीति, जिसको आप कहते हैं क्रांतिकारी है, उसको हटाइए, चाहिए ही नहीं क्योंकि आपने हमसे बात ही नहीं की, ये रद्द कीजिए, ये अड़ियलपन है। अब यहां से राजनीति शुरू होती है। वही राजनीति जिसने अन्ना आंदोलन को खाया, वही राजनीति जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को मार गई, और वही राजनीति जो जयप्रकाश के आंदोलन को खत्म कर गई, वो यहां भी है। सरकार की गलती रही। सरकार की गलती ये है कि उसने इस तरीके से इन कानूनों को पास किया कि संदेह पैदा हुआ और विपक्ष को मौका मिला। आप ऑर्डिनेंस के जरिए आए, आप राज्यसभा में पहले आए, लोकसभा में बाद में आए, और उसके बाद लोगों को कन्विंस करने की जो ताकत आप में थी या जो व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी, आपने नहीं की, और विपक्ष को किसानों के इस असंतोष में अपने लिए उम्मीद दिखी। अब सवाल ये है
कि मैं सरकार के पक्ष पर नहीं जा रहा हूं। किसान क्या कहते हैं? राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि मैं सरकार को अक्टूबर तक का समय दे रहा हूं, सरकार अक्टूबर तक कानून रद्द कर ले। सरकार ने यह कहा था कि मैं 1.5 साल का वक्त ले रही हूं, 1.5 साल तक यह कानून रद्द की टोकरी में रहेगा, तब तक जब तक कि हमारी तरफ से कुछ लोग और आपकी तरफ से कुछ लोग एक कमेटी बना करके बैठें, विचार करें और देखें कि देश के किसानों की बेहतरी और खेती की बेहतरी किस चीज़ में है। जब हम दोनों आपस में सहमत हो जाएं, फिर कानून पर काम करेंगे। 1.5 साल तक के लिए रोक दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों की बात मानने को तैयार थी। वो इस बात पर भी राजी थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने को आप कह रहे हैं और आप अड़े हुए पहना देते हैं। वो इस बात पर भी तैयार थी कि एसडीएम कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले जाएंगे, आपको उस पर एतराज़ है, आप चाहते हैं कि अदालतों में जाए, चलिए मान लेते हैं अदालतों में कर देते हैं। क्योंकि सरकार को लगता है कि बहुत लंबे समय से इस हिंदुस्तान की खेती उस मकाम पर आ गई है कि वो अपने देश का पेट तो पाल सकती है, लेकिन किसान को आगे नहीं बढ़ा सकती है, उसके परिवार की ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकती, पलट नहीं सकती है, और पलटने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। यह कानून वैसा है, लेकिन किसान जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। अब राकेश टिकैत के अक्टूबर तक वक्त देने के भीतर ही राजनीति छिपी हुई है, क्योंकि अक्टूबर के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट बहुल है, और अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन जिंदा है, मजबूत है, ताकतवर है, वहाँ राजनीति पलट सकती है बीजेपी की। अभी जब पंचायत चुनाव होंगे तो बहुत मुमकिन है कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष, खास करके आरएलडी और समाजवादी पार्टी सक्रिय हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आरएलडी, नतीजे बदल जाएंगे। और अक्टूबर तक राकेश टिकैत अगर मौका देते हैं तो वो इस बात का इंतज़ार करना चाहते हैं कि इस ज़मीन को पकाए रखो, इस मौके को ज़िंदा रखो, रोटी चूल्हे पर रहनी चाहिए। अक्टूबर में जब चुनाव का माहौल बनेगा तो इसी मुद्दे को लेकर के हम राजनीति में आएंगे, और बहुत मुमकिन है कि अच्छी खासी सीटें हमारे पास आ जाएं। आज की तारीख में राकेश टिकैत इकलौता चेहरा है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, जो कई चेहरों के साथ दिख रहा था, कई आवाज़ अपने साथ लिए हुए था, वो आज की तारीख में एक चेहरे, एक आवाज़ पर टिका हुआ है। ये आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा, क्योंकि राकेश टिकैत की अपनी जो मंशा है वो कुछ और दिख रही है। और यहाँ आप देखेंगे कि सिंघू बॉर्डर पर कोई भी राजनेता नहीं जा पा रहा है, उसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ पंजाब के जो लोग हैं वो राजनेताओं से नाराज़ हैं, वो किसी को आने देना नहीं चाहते हैं। सुखबीर बादल भी नहीं गए, उनकी पत्नी को यहीं आना पड़ा गाजीपुर बॉर्डर पर। और चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, आरएलडी के नेता हों, सब ने यहीं आकर के मत्था टेका, राकेश टिकैत को गले लगाया और फोटो खिंचवाई। विपक्ष इस आंदोलन के साथ खड़ा है, इस बात का सबूत देने के लिए राजनीतिक दलों ने गाजीपुर बॉर्डर को चुना। इस चुनाव में भी आपको संकेत दिख रहा होगा, और अक्टूबर तक इस आंदोलन को समय देने और सरकार को मौका देने की बात राकेश टिकैत जो कह रहे हैं, इसमें भी आपको जो राजनीति छिपी हुई है समझना चाहिए। अब सरकार, क्योंकि जितने भी जन आंदोलन हुए उन्होंने सत्ता बदल दी, सत्ता बदल तो गई लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। अब सत्ता और व्यवस्था और आंदोलन, ये तीन चीज़ें हैं। जन आंदोलनों का चरित्र एक ही तरह का देखा गया है। आंदोलन के भीतर जो लोग होते हैं, यानी कि जो चेहरा होते हैं, नेता होते हैं, और आंदोलन के बाहर जो जनता होती है। आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन कर जाते हैं, राजनीति में सत्ता में लोग बदल जाते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं, वो फिर अपनी सियासत चमका जाते हैं, उनका सिक्का उछल जाता है, उनकी गोटी लाल हो जाती है, लेकिन जनता वहीं खड़ी रहती है। वो 77 हो, वो 89 हो, 2011 हो, क्योंकि 2011 के आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी का उभार होता है और कांग्रेस की सरकार जो 10 साल पुरानी मनमोहन सिंह की अगुवाई में चल रही थी वो चली जाती है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार का आना भी कहीं ना कहीं उस अन्ना आंदोलन की उपज है, उसका नतीजा है। जैसे अरविंद केजरीवाल का जो सीधा नतीजा आपको दिखेगा वो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो आंदोलन का चेहरा थे, सीधा फायदा उनको मिला।
तो आंदोलन के भीतर जो लोग होते हैं वो आंदोलन के ज़रिए सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन जनता वही रहती है, वो ठगी रह जाती है। किसान आंदोलन का अपना जो चरित्र मुझे दिख रहा है वो बाकी आंदोलनों की तरह ही है, और इसमें भी जनता के ही ठगे जाने की पूरी संभावना है। लिहाजा केंद्र सरकार को मैं आज भी मानता हूं कि यह कानून बेहतर है। एपीएमसी एक्ट में जो बदलाव हैं उसमें संशोधन की ज़रूरत है। एमएसपी के मामले में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 2-3 संशोधन बहुत ज़रूरी हैं। इस पूरे कानून में जहां कहीं भी किसान के ऊपर सवाल उठता है, उसका हित खतरे में होता है, उसको मजबूत पक्ष यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, कॉरपोरेट, उसके ज़रिए शोषित किए जाने या दबाए जाने की कहीं भी गुंजाइश है, उसको कानूनन ख़त्म करने की ज़रूरत है। किसान के हक में एक ईमानदार मजबूत कानून आए, कृषि सुधारों के ज़रिए देश में खेती पनपे, किसान की ज़िंदगी बेहतर हो, इसके लिए सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए। लोगों को समझाने, एक आंदोलन खड़ा करने और खेती के ज़रिए किसान की ज़िंदगी बेहतर होगी, देश के हालात बेहतर होंगे, और सरकार जो कुछ भी करती रही है उसकी मंशा ठीक है, यह साबित करने के लिए एक ही रास्ता है कि सरकार लोगों के बीच आए, वो पूरी ताकत लगाए। अब पीछे जाने का विकल्प नहीं है, क्योंकि आगे जो किसान आंदोलन बढ़ रहा है उस किसान आंदोलन में कई शंकाएं हैं, कई संदेह हैं, और जितने भी आंदोलन रहे जिन्होंने सत्ता तो बदली लेकिन जो व्यवस्था रही वो वैसी की वैसी रह गई है, उन्हीं आंदोलनों का प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है। इसलिए सरकार को सचेत होना है और जनता को ये समझना है कि जो किसान आंदोलन है वो अपने मूल रूप में क्या है, कानून को रद्द करना या फिर कोई कानून अपने साथ लेकर के रखना, कि ये विकल्प है, ये ब्लूप्रिंट है, इससे किसान का भला होगा। आपने एक अंधी सुरंग में जाने का सोच लिया है, लेकिन आज की तारीख में इस रोशनी में फैसला करने का मन नहीं है। इस कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। और राकेश टिकैत या उनके साथ जो नेता हैं, उनकी जो दूर नज़र है उस पड़ाव पर या उनके मकसद पर अपनी नज़र डालने की कोशिश करनी है, और किसान की बेहतरी के लिए इस देश के आम आदमी को अपनी समझ ठीक करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी। सवाल नया होगा, मुद्दा नया होगा, लेकिन मिलिए रोज़। बात करने से बहुत सारी बातें निकलती हैं, चलती हैं और बनती भी हैं। नमस्कार।